नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करेंगे 9 जनवरी 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में। उसके बाद डिस्कशन होगा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ, जो कि रिलेटेड है प्रवासी भारतीय दिवस से। हर साल 9 जनवरी को क्या होता है, प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल भी प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट होना है और ये प्रवासी भारतीय दिवस का 16th एडिशन है। कोविड-19 के चलते भी प्रवासी भारतीय दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये बात बताती है कि प्रवासी भारतीय दिवस कितना इंपॉर्टेंट रखता है, कितनी इसकी वैल्यू है। ऑलराइट, अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। ठीक है, देखिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जनवरी 9, 1915 को महात्मा गांधी जो है वो वापस हिंदुस्तान आए थे। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। ऑलराइट, इसी कारण इस डे को 9 जनवरी को वैल्यू देने के लिए हम प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इस साल की थीम क्या है प्रवासी भारतीय दिवस की? तो इस साल की थीम है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। ऑलराइट, किस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ऑलराइट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स देखती है प्रवासी भारतीय दिवस के इस प्रोग्राम को। ऑलराइट, कब से मनाया जा रहा है प्रवासी भारतीय दिवस? तो 2003 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और 2015 में जब 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे, कब महात्मा गांधी के इंडिया को वापस आए, 1915 में महात्मा गांधी इंडिया आते हैं लौटकर वापस, तो 2015 में क्या किया गया, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, रिवाइज कर दिया गया इस डे को। अब क्या होता है, अब साल में हर 2 साल में एक बार इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस को। पहले हर साल होता था, अब 2 साल में एक बार सेलिब्रेट करते हैं। ऑलराइट, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस? ठीक है, तो इसके पीछे रीजन ये है, हम क्या करते हैं, ऐसे इंडियन सिटीजन्स जो बाहर रह रहे हैं या फिर ऐसे व्यक्ति जो इंडियन ओरिजिन के हैं, उनकी जो अकम्पलिशमेंट है उनको हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए सुंदर पिचई हैं, वो बाहर जाकर इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, तो हम उन्होंने जो अचीव किया उस बात को हम सेलिब्रेट करते हैं। ऑलराइट, सिग्निफिकेंस क्या है इस डे का? सबसे पहले तो ऐसे लोग जो इंडिया से बहुत दिनों से बाहर रह रहे हैं, वो भूल चुके हैं इंडिया के बारे में, उन लोगों को मौका मिलता है कि दोबारा से वो क्या जान पाएं, अपनी इंडियन हिस्ट्री को, अपनी ओरिजिन हिस्ट्री को जान पाएं। उसके साथ साथ अपने एंसेस्टर के साथ वो दोबारा से कनेक्ट हो पाएं। ठीक है, उसके साथ साथ ही हम उन चीज़ों को भी सेलिब्रेट करते हैं, उनके कुछ स्पेशल अचीवमेंट होते हैं, उनके अचीवमेंट को भी हम सेलिब्रेट करते हैं। उसके साथ साथ ये एक मौका देता है प्रवासी भारतीय दिवस शेयरिंग का। जो बाहर रहकर उन्होंने नॉलेज गेन किया, उस नॉलेज को जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो इंडियन कम्युनिटी के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि रिलेटेड है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से। क्या कंटेस्ट है? 6 जनवरी 2021 को फाउंडेशन डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है किसके? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के। ऑलराइट, क्या है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड? देखिए क्या काम करता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम होता है डेवलपमेंट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मेकिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड फॉर मैटर कंसर्न कनेक्टेड देयरविथ और इंसिडेंटल देयरटू। यानी कि ऐसे कोई गुड्स कम्युनिटी जिनका प्रोडक्शन होता है, उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है कि ये जो प्रोडक्ट आपके पास है, इसकी क्वालिटी का सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला है, यानी कि ये यूज के लिए सबसे बेस्ट है। ऑलराइट, तो यही काम होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का। इसको नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया वर्किंग अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके अंडर वर्क करता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर। ऑलराइट, इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? तो इसको स्टैब्लिश किया गया था बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986। ठीक है, तब इसको स्टैब्लिश किया गया था। फिर क्या किया गया, एक और एक्ट लाया गया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016।
इस एक्ट से क्या कर दिया गया, इसको एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी के तौर पर स्टैब्लिश कर दिया गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारे पॉइंट क्लियर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से। ठीक है, क्या है कंटेस्ट, देखिए क्या हुआ था अभी रिसेंटली, उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम होना है। ठीक है, उसके लिए एग्जाम होना है और उसमें क्या हुआ, रिजर्वेशन को लेकर कुछ चेंजेस किए गए। ठीक है ना, इस एग्जाम से रिलेटेड, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम से रिलेटेड क्या चेंजेस किए गए। अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्या करता है, आपको पता होगा रिजर्वेशन किस प्रकार से वर्क करता है, अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाता है। एक होती है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी, फिर आपकी ओबीसीज, उसके बाद एससीज और एसटी। इस कैटेगरीज में क्या किया जाता है, पोस्ट को डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 100 वैकेंसी हैं पुलिस कांस्टेबल की, तो उसमें से 50 जो हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगी। ठीक है ना, इसमें कोई भी फाइट कर सकता है, ये ओपन कैटेगरी होती है। ऑलराइट, 27 जो है वो आपकी ओबीसीज में आएंगी। ठीक है ना, बाकी की मान लीजिए 13 इसमें आती हैं। ठीक है, और 10 जो है वो एसटीज के लिए रिजर्व कर दी जाती हैं। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा कोई कैंडिडेट है जो एसटी कैटेगरी का है, बट उसने ऐसे सफिशिएंट इनफ मार्क्स लेकर आया है जिससे वो यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई कर सकता है। मान लीजिए कि कट ऑफ कितना था, 70 था, और वो कितने मार्क्स लेके आया है, 80 मार्क्स लेके आया है। इस 80 मार्क्स से उसने क्या कर लिया, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में आएगा, उसको एज अ एसटी ट्रीट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, ऐसा होता था। तो अब क्या हुआ था, यूपी में पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में क्या किया गया, अनरिजर्व कैटेगरी में सिर्फ जनरल कैटेगरी को फाइट करने के लिए बोला गया। ठीक है, ये केस था पूरा। इसके अगेंस्ट क्या हुआ, एक व्यक्ति चला गया, कहां पर, सौरभ यादव जिनका नाम है, वो कहां चले गए, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में चले गए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इसके अगेंस्ट अपना वर्डिक्ट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, आप क्या कर सकते हो, आप डिवाइड नहीं कर सकते इस प्रकार से, जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें आप क्या कर सकते हो, उससे लोगों का अधिकार नहीं छीन सकते, उसमें सभी लोग ओपनली फाइट कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई एसटी का कैंडिडेट है, वो अनरिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई हुआ है, तो उसके पास हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का अधिकार है। ऑलराइट, वर्टिकल रिजर्वेशन का भी अधिकार उसके पास है। आप अनरिजर्व कैटेगरी को फिक्स्ड नहीं कर सकते, किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। ऐसा बोला गया सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के द्वारा। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है, इसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, वर्टिकल रिजर्वेशन तो हो गया एक लाइन में, यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, ये जो रिजर्वेशन है ये क्या है हमारा, यह है वर्टिकल रिजर्वेशन। ऊपर से नीचे की तरफ जाता है या फिर नीचे से ऊपर की तरफ आता है, इसे हम वर्टिकल रिजर्वेशन बोलते हैं। ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है ना, सेपरेटली ग्रुप्स में ये अप्लाई होता है। ठीक है, ये जो वर्टिकल रिजर्वेशन है ये कौन से आर्टिकल से आता है, तो आर्टिकल 16 से आता है हमारे, इसके बारे में आपको जानकारी होगी। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है, अमंग्स द कैटेगरी, यानी कि जनरल कैटेगरी के बीच में ही, ओबीसी कैटेगरी के बीच में ही, एसटी कैटेगरी के बीच में ही और एससी कैटेगरी के बीच में, इन्हीं कैटेगरीज के बीच में ही रिजर्वेशन कर दिया जाता है। यानी कि अगर कोई जनरल की वुमेन है तो उसको रिजर्वेशन दे दिया जाता है। ठीक है, या फिर एसटी की वुमेन हो सकती है, वो ओबीसी की वुमेन हो सकती है, उसको स्पेसिफिकली अलग से रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है ना, अमंग्स द कैटेगरी। ऑलराइट, अभी मैं आपको समझाऊंगा और डिटेल से इसको समझाऊंगा, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर कोई वेटरन है, ठीक है ना, वॉर वेटरन है, हमारे आर्मी में रहा है, अगर कोई व्यक्ति ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसे कोई डिसेबिलिटी है, तो उसे क्या दिया जाता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अलग से दिया जाता है। अब ये किस प्रकार से काम करता है, मान लीजिए कि क्या बोला गया, वुमेन्स के लिए 50% रिजर्वेशन है। ठीक है, ऑलराइट, 50% रिजर्वेशन है पुलिस वैकेंसी में, पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है उसमें 50% रिजर्वेशन आपको वुमेन्स को देना है। तो अब क्या होगा, 50% सीट जो थी वो जनरल के लिए थी, 27% सीट जो थी वो ओबीसी के लिए थी, 13% सीट जो थी वो एससी के लिए थी, और 10% सीट्स जो थी वो एसटी के लिए थी। तो अब क्या होगा, अमंग्स द कैटेगरी, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या होगा, अमंग्स द कैटेगरी डिवाइड कर दिया जाएगा। यानी कि 25% सीट्स वुमेन के लिए यहां से जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व हो गई। 27 में से हम अप्रोक्सीमेटली लेते हैं 14 सीट्स जो हैं वो वुमेन्स के लिए आएंगी ओबीसीज में। एससीज में अगेन अप्रोक्सीमेटली 7 सीट्स जो होंगी वो एससी के लिए आएंगी, और 5 सीट्स जो होंगी वो वुमेन की एसटी में होंगी, रिजर्व्ड होंगी। ऑलराइट, तो ये होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ठीक है, क्या एप्लीकेशन होती है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूं, जो हमारे मार्जिनलाइज सेक्शन होते हैं
उनको प्रोवाइड किया जाता है रिजर्वेशन। ठीक है, रिजर्वेशन क्या होता है? रिजर्वेशन एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसको हमेशा एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के तौर पर समझा जाता है। मकसद ये होता है टू प्रोमोट इक्वालिटी अमंग्स द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, ऐसे लोग जो किसी एक्स वाई जेड रीजंस के कारण मार्जिनलाइज्ड हो गए, हाशिए पर चले गए, ठीक है, और मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट नहीं बन पाए हैं, उन्हें मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, क्या मकसद था इसका? टू करेक्ट द ईयर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड टू गिव बूस्ट टू द डिसएडवांटेजेस ग्रुप। ऑलराइट, आपको पता होगा इंडिया में वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है ना, जात व्यवस्था के आधार पर क्या होता था, शोषण किया जाता था मार्जिनलाइज सेक्शन का, जो आज के टाइम पे एससी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। ऑलराइट, जो और लोअर कास्ट कैटेगरीज होती हैं उनके साथ क्या किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो इस डिस्क्रिमिनेशन को देखते हुए कि ऐसा माना जाता है कि पास्ट में इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, ठीक है, तो उस गलत को हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें, कौन कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो कि रिजर्वेशन से डील करते हैं, तो सबसे पहले इसमें आता है आर्टिकल 15 का पार्ट 3। ठीक है, ये क्या देता है, ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ वुमेन, जो वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन है वो आर्टिकल 15 के पार्ट 3 से निकल के आता है। ठीक है, इसी आर्टिकल के 15 के पार्ट 4 और 16 के पार्ट 6 से कौन सा रिजर्वेशन निकल के आता है, तो यहां से रिजर्वेशन निकल के आता है रिजर्व सीट्स इन गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर द मेंबर ऑफ एसटी एंड एससी। ऑलराइट, फिर एक अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस अमेंडमेंट एक्ट में क्या कर दिया गया, रिजर्वेशन इन प्रमोशन को ऐड कर दिया गया। ऑलराइट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की रिसेंटली एक रूलिंग आई थी, उस रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि रिजर्वेशन जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, इसे एक लिमिटेड टाइम के लिए बनाया गया था और रिजर्वेशन जो है एक लिमिटेड टाइम के लिए ही होना चाहिए। सरकार को काम करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द जो एसटी और एससी कम्युनिटी के लोग मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से बिलोंग करते हैं उन्हें हम अपलिफ्ट कर कर कहाँ लेके आ जाए, नॉर्मल सोसाइटी में लेके आ जाए, इक्वल लेकर आ जाएं। ठीक है, ताकि रिजर्वेशन को एंड किया जा सके। इसके बाद आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 है, इसमें क्या बोला गया है, इसके अकॉर्डिंग, इन दो आर्टिकल के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन सीट्स को रिजर्व किया जाता है एससी और एसटीज के लिए, कहां पर, पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। ऑलराइट, फिर है आपका आर्टिकल 243D, ये है आपका पंचायत से रिलेटेड। पंचायत में जो सीट्स होती हैं वो एसटी और एससीज के लिए रिजर्व्ड होनी चाहिए। इसके साथ साथ 1/3 जो सीट्स हैं वो वुमेन्स के लिए रिजर्व होनी चाहिए, ठीक है ना, पंचायत में ही। ठीक है, 233T, आर्टिकल 233T ये डील करता है म्यूनिसिपैलिटीज से, सीट्स रिजर्व होनी चाहिए एसटी और एससी के लिए, कहां पर, म्यूनिसिपैलिटीज में। सो गाइज, ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको डिस्कशन पसंद आया है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर द डिस्कशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ गुड डे।